दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बार बार चेक करता रहूँगा। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए कैलोरीज का इंटेक करते हो और एक लंबे समय के लिए आप फास्टिंग करते हो। फास्टिंग का मतलब है वो समय जहां पर आप कुछ नहीं खा रहे हो। जैसे कि हम अगर 8-9 घंटे सो रहे हैं तो 8-9 घंटे हमारा फास्टिंग का टाइम होता है। जैसी आपकी मील खत्म हुई तो वहां से एक तरह से आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है, वहां से एक तरह से आप जो है कुछ नहीं खा रहे हो। तो अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए, बहुत सारी स्टडीज हुई। सबसे पहली जो स्टडी आई थी वो 2012 में आई थी। एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं यूएस में, डॉक्टर सचिन पांडा, SATCHIN। अगर आप इनका वर्क देखोगे तो इनका सर्कैडियन रिदम पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, रिस्ट्रिक्शन, टाइम रिस्ट्रिक्टेड स्टडी पे बहुत काम किया है। तो इन्होंने एक स्टडी में ये बताया कि कैसे 8 घंटे की फीडिंग और 16 घंटे की जब फास्टिंग की गई तो सिर्फ फैट लॉस या वेट लॉस में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, बट लॉन्जेटिविटी, मतलब आप कितना लंबा जिएंगे, उसमें भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे देखने को मिले कि ये पता चला कि आपके कुछ बीमारियों के रिस्क, ओवरऑल आपके कुछ तरह के जो कैंसर्स हैं उनके रिस्क, ओवरऑल जो इन्फ्लामेशन है वो सब कम होना, ये सारा कुछ उस फास्टिंग के दौरान देखा गया था कि जब भी आप फास्टिंग कर रहे हैं उस समय पे बहुत सारे जीन्स और बहुत सारे प्रोसेसेस ट्रिगर होते हैं। उसमें से जैसे एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी बेसिकली क्या होता है, 2015 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी, जिसमें उसने बोला था कि ऑटोफेजी जो है एक इस तरह की चीज है कि आपके अपने सेल्स जो है वो सर्वाइवल के लिए अपने सेल्स को ही यूज कर लेते हैं। तो इसमें अच्छी चीज ये होती है ऑटोफेजी में कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे सेल्स जो है कि नया खाना नहीं मिल रहा होता तो वो अपने सेल्स में से ही एनर्जी निकालते हैं। इसमें अच्छी बात ये होती है कि कई बार बहुत सारे जो गंदे सेल हैं, कैंसर सेल हैं, इस तरह की जो चीजें हैं बॉडी उसको भी यूटिलाइज कर लेती है और आपको एनर्जी दे देती है। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छे सेल्स हैं, जो हमारे दोस्त सेल है, उनका तो रिपेयर होता है और जो बुरे सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से कैंसर हमारे शरीर से जो है बाहर रहता है। तो अब आती है बात कि यार ईटिंग विंडो क्यों 8 घंटे, क्यों नहीं 6 घंटे है, क्यों नहीं 4 घंटे है। इसकी बहुत सारी स्टडीज की हम बात कर सकते हैं कि भाई क्यों हम 12 घंटे की बात नहीं कर रहे ईटिंग की और 12 घंटे फास्टिंग की, या जो 16 घंटे या 18 घंटे, हम कहाँ पर इस चीज़ को लेकर जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि जब आप खाना खा रहे हो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो खाने के 3-4 घंटे तक ये मान के चलो कि आपका ब्लड शुगर एलिवेटेड रहेगा। तो आप एक्चुअल फास्टिंग में नहीं पहुंचोगे। तो अगर आप रात को 9 बजे खा रहे हो, रात को 10 बजे खा रहे हो, तो आपका एक्चुअल ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो आपकी एक्चुअल फास्टिंग स्टेज जो है वो 12 बजे से स्टार्ट होगी या 1 बजे स्टार्ट होगी और सुबह 10-11 बजे तक जैसे ही आपने पहला मील लिया वो फास्टिंग स्टेज खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म फास्ट नहीं कर रहे। जब चूहों में, रैट्स में, इनमें सबसे ज़्यादा स्टडीज हुई हैं, जब रैट्स को इस तरह के मील्स दिए गए, जैसे एक स्टडी ने बड़ा अच्छा काम बताया कि सेम अमाउंट ऑफ फूड अगर रैट्स को दिया गया था और सेम अमाउंट ऑफ फूड अगर एक दूसरे सेट ऑफ रैट्स को दिया गया था, पर इनको जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो 24 घंटे के लिए थी, कभी भी आओ कभी भी खा सकते थे। बट इन लोगों को जो फूड की अवेलेबिलिटी थी, इन चूहों को जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में थी। खाना दोनों सेम ही खा रहे थे पर वो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में खा रहे थे। तो ये पाया गया कि इनकी लॉन्जेटिविटी जो थी वो बेटर पाई गई। चूहे जो हैं वो जैसे ही नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, मतलब वो दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जैसे हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चूहे रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो एक स्टडी ने ये किया कि अगर वो नॉकटर्नल चूहे जो है अगर उनकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट की तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 10% तक बढ़ गई। फिर उसने एक चीज़ करी कि क्या अगर मैं चूहों को दिन की जगह रात को फीड करना शुरू करूं तो क्या होगा। तब उन्होंने देखा कि चूहों में 35% तक लॉन्जेटिविटी बढ़ गई। अब इसको ह्यूमंस में रेप्लिकेट करना अभी तो मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी स्टडी
कोई भी रिसर्च, कोई भी एकेडमी अभी नहीं कर सकती है। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि अभी सिर्फ रैट बेस्ड मॉडल्स हैं। अभी ऐसी बहुत सारी स्टडीज हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है इस फील्ड में। जैसे 8 घंटे का नंबर कहाँ से आया, वो 6 घंटे क्यों नहीं हुआ, वो 9 घंटे क्यों नहीं हुआ, वो 10 घंटे क्यों नहीं हुआ, वो 12 घंटे क्यों नहीं हुआ, वो 8 क्यों आया। होता क्या है कि जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा खाना अपने जौ में इधर उधर कहीं इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बाद में खा लेते हैं। तो होता क्या है कि जो ये ग्रेजुएट्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, बेसिकली जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनकी शिफ्ट 9 से 10 घंटे की होती है। तो उनको 1 घंटा यूजुअली लगता था उनके जॉस को साफ करने में, उनको 1 घंटा लगता था बेसिकली उसके पूरे मुंह को क्लीन करने में, तब जाके उन्हें खाना दिया जाता था। तो इसीलिए क्योंकि उनकी 10-11 घंटे की शिफ्ट होती है, इसीलिए उनको 8 घंटे का एक ब्रैकेट दिया गया कि आप 8 घंटे इनको फीड कीजिए और 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए। अब ऑप्शन है कि मेरे पास 4 घंटे की भी एक वॉल्यूम है, मेरे पास 6 घंटे का भी है, मेरे पास 8 का भी है, मेरे पास 12 का भी। हमें ये समझना जरूरी है कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज होने में, आपकी सर्केडियन रिदम को। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है, मान के चलो कि मेरे शरीर के अंदर एक घड़ी है, वो घड़ी मेरे जीन्स मॉनिटर कर रहे हैं और हर जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करेगी। तो अगर मैं 9 या 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ या मैं रात को ब्रेकफास्ट डिनर कर रहा हूँ, तो उस समय के आसपास मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स, मेरे जो सलाइवा बनाने वाले ग्लैंड्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। एक मूवमेंट है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में खाना कैसे मूव करेगा। वो देखा गया है कि जैसे चूहे नॉक्टर्नल होते हैं तो उनकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो है वो रात को ज़्यादा होती है और ह्यूमंस जो है वो डे में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हमारी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो दिन में ज़्यादा पाई गई है, रात में कम पाई गई है। तो अगर आप, ऐसा होता है कि आपने ड्रिंक भी नहीं किया पर लेट नाइट खाना खाया और अगले दिन बहुत इरिटेटिंग उठ रहे हो, बहुत ग्रॉगी उठ रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो रात को लेट नाइट आपने खाना खाया था वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसका बहुत सारा पोर्शन जो है वो अभी भी आपकी इंटेस्टाइन में पड़ा रहा था। तो जब सुबह आप सोकर उठे तो उसने आपको इस तरह का फील दिया जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, बहुत ज़्यादा गैस है और बहुत अनईजी होता है। कभी होता है ना, रात को आप लेट खाना खाओ और बहुत हैवी खा लो तो आपको फील होता है कि हाँ यार ऐसी कोई चीज़ जो है हुई है। तो इसी तरह की चीज़ देखने को मिली जब आप लेट खाना खाते हो। इसका मैंने कहा बहुत बड़ा रीज़न था वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट। तो सलाइवा प्रोडक्शन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओवरऑल लिवर एंजाइम, ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग बाइंड हो जाती हैं और जो इंटेस्टाइन का जो बेसिकली पेरिस्टालिसिस है, रात को उसमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखी जाती कंपेयर टू द डे। तो इसीलिए अब बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि अपना जो 8 आवर्स ऑफ फीडिंग है वो आप सुबह से शाम तक करिए और अपनी जो डिनर, इंडिया में क्या होता है 9, 9:30, 10 बजे तक डिनर होता है। होता क्या है कि 10 बजे जब डिनर हुआ तो वो ब्लड ग्लूकोज क्लियर करते करते रात के 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मैं उसको जल्दी करना चाहता हूँ तो मेरा डिनर जो है वो लगभग 8 बजे तक हो जाना चाहिए। और सुबह उठने के, एक न्यूरो साइंस के एक प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड में जिनका नाम है एंड्रयू हुबरमैन, उन्होंने कुछ स्टडीज कोट करी। उन्होंने क्या बोला कि सुबह 1 घंटा एटलीस्ट उठने के बाद, सोने से कम 3 घंटा पहले। और अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आपने हमेशा मेरा 90, 180, 360 वाला रूल पढ़ा होगा कि आपका खाने और सोने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वर्कआउट और सोने के बीच में कितना गैप होना चाहिए और कैफीन और सोने के बीच में कितना गैप होना चाहिए। वी ओनली टॉक अबाउट दिस बिकॉज हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो उसी तरीके से चेंज हो रहा है। तो कमिंग बैक टू ऑटोफेजी, कमिंग बैक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो 8 घंटे का विंडो इसीलिए आया था। बट क्या 4 घंटे, क्या 6 घंटे, क्या 8 घंटे, क्या 12 घंटे, अभी इतने वेरिएबल फैक्टर्स है कि बहुत सारी स्टडीज अभी इन पर नहीं हो पाई हैं। जैसे एक स्टडी हुई थी 2 घंटे चूहों को फीड किया गया वर्सेस 12 घंटे चूहों को फीड किया गया, तो फर्क क्या है? ये देखा गया कि लॉन्जेटिविटी में कोई फर्क देखने को नहीं मिला, मतलब उनको बीमारियां कम होना या जिंदा रहने में कोई फर्क नहीं मिला। जैसे 24 घंटे और 8 घंटे की स्टडी में पाया गया था ना कि 24 घंटे जो खा रहे थे सेम अमाउंट भी अगर खा रहे थे तो उनमें बीमारियों के चांसेस बढ़ रहे थे। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला। तो 2 घंटे वर्सेस 12 घंटे ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट था। अब जैसे एक डाइट बहुत फॉर्मल चलती है ओमैड,
बोलते हैं 1 मील अ डे। अब बहुत सारी स्टडीज इस पे बात कर रही है, बट अभी तक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आंसर अभी नहीं मिले। मैंने कहा जैसे डॉक्टर सचिन पांडा जो है वो बहुत काम कर रहे हैं सर्कैडियन रिदम पे, वो बहुत काम कर रहे हैं ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लॉक पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग में, बट अभी तक उनको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई है जिसमें उन्होंने ये देखा है कि कोई ये वाला 4 घंटे वाला या 8 घंटे वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कहा ना 8 घंटे क्यों हुआ था, क्योंकि जो चूहों को खाना खिलाया जाता है वो अपने मुंह में खाना भर के रख लेते हैं, तो जब तक वो टेक्नीशियन आके उसे क्लीन करते थे और फिर खाना दिया जाता था तो उसमें कुछ समय लग जाता था, इसलिए वो विंडो है 8 वर्सेस 16 आवर्स, 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। और याद रखना ये सब कुछ तब आया था जब कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस थे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही तब हो पाई जब कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। जब कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे तो इनमें से कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो बेसिकली होता है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। जैसे एक स्टडी हुई चूहों पे जिसमें 8 घंटे चूहों को खिलाया गया और 10 घंटे खिलाया गया, तो ये देखा गया कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर कैलोरीज आप रिस्ट्रिक्ट करके दोनों को सिमिलर कैलोरीज दे रहे हो तो वेट लॉस भी सिमिलर था और जो हेल्थ बेनिफिट्स आ रहे थे वो भी लगभग सिमिलर आ रहे थे। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मैं कितना लंबा फास्ट कर सकता हूँ। कैन आई फास्ट फॉर 16 आवर्स, कैन आई फास्ट फॉर 18 आवर्स। मुझे एक जो चीज़ समझ में आई कि अब एक डिनर जो है हमें जो इंडिया में टाइम होता है 9:30-10 बजे का, उसको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करके 8 बजे तक 8:30 बजे तक इसको करना ज़रूरी है। ये होता क्या है कि 8:30 साढ़े 8 पे आपने डिनर कर लिया और 10 बजे फिर कुछ खा लिया, तो वो जो सारा प्रोसेस आपने डाइजेशन का रोका था इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, चीज़ों को आपने स्टॉप किया था, आज आपने उसको वापस से स्टार्ट कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं, सर्कैडियन, बीमलैट है, BMLAD है, ऐसे बहुत सारे सर्कैडियन रिदम के जीन्स हैं जो बेसिकली अपने आप को डे और नाइट की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उनमें बहुत सारे mRNA रख के DNA की जो जीन्स है वो बहुत सारी चेंज होती है। तो इसलिए ये टाइम को फिक्स रखना और हर चीज़ को फिक्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये याद रखना कि एक बार तुम अपना टाइम चेंज करते हो ना तो 24 घंटे लगते हैं बॉडी को उस चीज़ पे एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आपने आज 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट किया और कल सुबह 9 बजे करोगे या मान के चलो 10 बजे करोगे, तो आपका बॉडी उसी तरीके से परसों चेंज हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से बदलने लगेगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑन द क्लॉक रहो, एक टाइम फिक्स करो जहाँ पर आप अपना खाना खा रहे हो, बाकी टाइम बॉडी को दो उस चीज़ की रिकवरी के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग तभी काम करेगी जब आप 16-17 आवर्स ऑफ फास्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोग 24 घंटे का फास्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग 36 घंटे का फास्ट भी कर रहे हैं। अभी इसके बहुत ज़्यादा, देखो चूहों में तो ये कर सकते हो, रैट मॉडल में ये कर सकते हो कि चूहों को एक दिन खाना दिया या फीडिंग किया, एक दिन नहीं किया, बट क्या ह्यूमंस में ये पॉसिबल है रेगुलरली? क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है जहाँ पे उसको सबसे मिलना भी है, हर चीज़ को देखना भी है, हर चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। क्या ह्यूमंस ये कर सकते हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ह्यूमंस के लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स जो है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है, वो थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाती है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म ईटिंग। ठीक है, अब जैसे और थोड़ी सी चीज़ करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है कि 4 से 5 घंटे में आपका फास्टिंग का स्टेज आ गया और अब आपकी बॉडी जो है उस तरह की रिकवरी पे जा रही है। कई बार देखा गया है कि जो गट माइक्रोबायोम है उसमें जैसे एक माइक्रोबायोम होता है लैक्टोबैसिलस, जो बेसिकली देखा गया है बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ, डायबिटीज़ के साथ, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ब्राउन फैट जो आपके नेक के अराउंड आपको मिलता है, इस एरिया के अराउंड आपको लैक्टोबैसिलस, आपको जो ब्राउन फैट मिलता है, देखा गया कि उसके स्टोर्स जो है वो थोड़े ज़्यादा, थोड़ा मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव रहा है, उस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिली हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ऑटोफेजी जो था वो बढ़ गया, जैसे मैंने कहा कि ऑटोफेजी पर अगेन वो सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से नहीं बढ़ा, वो किसी भी और चीज़ से जो उसके आसपास की थी ऑटोफेजी वहाँ से भी बढ़ा, चाहे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन थी, चाहे एक्सरसाइज था, इस तरह की चीज़ें। रैट का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया कि अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, टाइम कॉन्स्ट्रेंट अगर फीडिंग कराया गया चूहों को तो वहाँ पर उनको ज़्यादा बेटर लॉन्जिविटी देखने को मिली। क्योंकि क्या इंडिया या वर्ल्ड में कहीं पर भी जो एवरेज एज है वो 70 के आसपास है, उसका 30% तो आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, सही तो 90-95 साल हो गया। तो देखो अभी उसको रैट मॉडल को ह्यूमन मॉडल पे लेकर नहीं आ पाए,
ठीक है। बट ये तो देखने को मिल रहा है कि अगर आप इनिशियली देख रहे हो तो आपका ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स, ओवरऑल बीमारियों का रिस्क जो है फास्टिंग के साथ कम हो रहा है। पर ये भी ध्यान रखना कि ये जो है ये सारी चीज़ें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साथ ही काम कर रही है। ये डाइट इसीलिए काम नहीं कर रही है कि आपने एक्सेसिव खाना खा लिया। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओमा ऐड करते हैं और एक मील में बहुत सारा खाना खाते हैं। वो इतना डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कितने लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, कितने लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज एक ही मील में इतना सारा खाने की कोशिश करते हैं 1000-1200 कैलोरी कि आपका स्टमक उतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो आपको जैसे चूहे कर सकते हैं, अब चूहों के सामने आप खाना डाल दो तो वो सारा खाना एक ही बार में खत्म कर देंगे, तो अगले 20 घंटे वो फास्टिंग करेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। बट वी डोंट लिव लाइक रैट्स। तो जो स्टडीज हुई है उसमें भी ऐसा हुआ है कि 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में चूहों ने सारा खाना खत्म कर लिया, उसके सामने पड़ा था वो खाता रहा। अब 20 घंटे वो फास्टिंग करेगा। बट ह्यूमंस इस तरीके से नहीं जीते। ह्यूमंस के पास एक विंडो है। हाँ, जरूरी है कि ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का टाइम फ्रेम होना चाहिए, बट वो कितना होना चाहिए ये आपको देखना है। कि मुझे लगता है कि मैं सुबह के टाइम अगर फास्टिंग ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं शाम के टाइम कम कर पाऊंगा, तो अपनी सुबह के टाइम को आप बढ़ा सकते हो। रादर देन टेकिंग फर्स्ट मील एट 10, maybe you take it at 12 or 1। और ये भी देख रहे सिर्फ पानी से ये फास्ट नहीं टूटेगा। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पी रहे हो तो ये फास्ट नहीं टूटेगा। इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो ये फास्टिंग वाला जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा हिलने नहीं वाला है। अगर आप ब्लैक टी पी रहे हो तो फास्टिंग जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज, अगेन फास्टिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हो, वो टाइम जहाँ पर आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपका ब्लड ग्लूकोज जो है मेंटेन चल रहा है, ओवरऑल आप एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो यूटिलाइजेशन आप फैट से ज़्यादा कर रहे हो। एक चीज़ होती है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, RER। आपने कोर्स में भी पढ़ाते हैं RER के बारे में कि कैसे जैसे ही आप कुछ नहीं खा रहे हो तो आपका जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज से हट के फैट्स की तरफ चला जाता है। और ये देखा गया है कि वो 0.7 की वैल्यू तक आ जाता है। पर जैसे ही आप खाना शुरू करते हो वो वापस शिफ्ट हो जाता है ग्लूकोज की तरफ। तो ये भी एक चीज़ देखिए, डॉक्टर सचिन पांडा के एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोला। बट अगेन अभी फैट कहाँ से यूटिलाइज हो रहा है ये हमें नहीं पता। ये आपका फैट लिवर में से हो रहा है, मसल में से हो रहा है, कहाँ पर से ये फैट यूटिलाइजेशन हो रहा है ये हमें नहीं पता। पर ये चीज़ ज़रूर देखिए और इसको आप रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते। देखो रैट्स में तो कर सकते हो, बट ह्यूमंस में कैसे रेप्लिकेट करोगे, कैसे इतना बड़ा ग्रुप लेके आओगे, कैसे उन चीज़ों को, उन सारे पैरामीटर्स को आप एक ही जगह पर रख कर देखोगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 and 8 इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। वो 10 घंटे तक भी हो सकता है, इवन 12 and 12 भी हो सकता है। वो आपको देखना है कि मैं कितने घंटे की फास्टिंग करना चाहता हूँ। 16 hours इज गुड इनफ, बट ये देख लेना कि वो जो 8 घंटे आप बच रहे हैं आपके पास, उसमें आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो खाना, आप क्या चीज़ करना चाहते हो। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में उन सब ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि कैलोरीज का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा तो चाहे आप ओमैड कर लीजिए 1 meal a day, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, या आप कोई भी ऐसी और वो कर लीजिए, डाइट कर लीजिए, किसी में भी रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं क्या बोलूँ, वेट लॉस और फैट लॉस के लिए बहुत सारी डाइट्स काम करेगी। आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं, आज ज़्यादा जीने के लिए, एक अच्छा हेल्दी जीने के जो बातें कर रहे हैं, आज हम उसकी डिस्कशंस कर रहे हैं कि कैसे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये वो सारे बेनिफिट्स हमें डिलीवर कर दे सकती है। अब जैसे 1 meal a day में एक चीज़ हमने पढ़ी, रिलेटिव एनर्जी डेफिसिट, रेड्स बोलते हैं, REDS, रेड्स। ये देखा गया एथलीट्स में कि जब वो कम के कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आ रहे हैं, रिलेटिव एनर्जी डेफिसिट इन स्पोर्ट्स। देखा गया जैसे फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो लड़कियों को लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं होता। बहुत सारा इसका इम्पैक्ट उनके शरीर पर पड़ता है, बहुत सारा उनका इम्पैक्ट जो है उनके ओवरऑल वेल बीइंग पर पड़ता है। तो ओमैड अगर डाइट अच्छी है तो इसका रेड्स पे क्या होगा। अभी इसकी नई स्टडी जो है डॉक्टर सचिन पांडा ने शुरू करी है, पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रैट्स के ऊपर कि अगर रेड्स हो रहा है या इस तरह का एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उससे लॉन्ग टर्म में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। देखो हेल्दी लोगों में फिर भी कुछ नहीं होगा, बट अगेन एथलीट्स हैं या किसी को कोई बीमारी है, उस केसेस में ये चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 और 8 का कॉन्सेप्ट क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी
रैट्स की स्टडीज़ है, वो मॉडल्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आखिरी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर चीज़ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के मॉडल्स में ही काम करती है। अगर आपके पास भी कुछ इससे रिलेटेड, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कुछ अच्छी स्टडीज़ हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और अगर ये कंटेंट, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगा है और अपने नेक्स्ट कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालना।